डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब से। सियासी उमूर का जायज़ा लिया गया। अभी तक ये खबरें सामने आ रही हैं, अचानक से ये मुलाकात, क्या अहम मामलात तय पाए होंगे और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? नहीं, राब्ते पुराने रहे आसिफ जरदारी साहब के और परवेज़ इलाही साहब। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ साहब का जो दौर था उसमें मुस्लिम लीग कायद आज़म जो है, काफ जो है, वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी और परवेज़ इलाही साहब उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। तो एक उनके इत्तेहादी रहे हैं और ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं सियासी तौर पे। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह MQM भी पीपल्स पार्टी के साथ, वो बज़ाहिर जो भी उनकी सियासत हो, लेकिन वो वैसे पीपल्स पार्टी के साथ MQM अपने आप को तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के करीब बेहतर एडजस्टमेंट वो कर लेते हैं और वो भी इत्तेहादी रहे हैं। हुकूमत के अंदर मौजूद बेशुमार वज़रा हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते में हैं और पीपल्स पार्टी में रहे हैं। और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि, और ये इमरान खान साहब को भी मैं हमेशा, जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, तो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स में फिर आपको बहुत उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। बहुत से वज़रा जब खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि जी ये मुशर्रफ के दौर में जो है वो इतने ड्रोन अटैक्स हुए, तो मैं सिर्फ शक्ल देख रहा होता हूँ कि ये तो मुशर्रफ साहब के राइट हैंड पे सैयद मुशर्रफ, उनको जनरल सैयद मुशर्रफ कह के पुकारते थे। और उसके बाद वही शख्सियात फिर कहती हैं कि जी ये देखें अड्डे जो हैं ये मुशर्रफ के दौर में दिए हुए थे। और फिर उसके बाद वो पीपल्स पार्टी, जब फिर वो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग उस वक्त उनके जरदारी साहब के इंतहाई करीब, और उस वक्त भी थे, अभी भी हैं, और उनके वज़रा भी, वो भी खड़े होकर कह रहे पीपल्स पार्टी के दौर में तो ये हुआ। हमारे इंतहाई मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब भी वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। बहरहाल प्रिंसिपल आदमी है वो, उस वक्त रेमंड डेविस पे रिज़ाइन कर गए थे। देखिए, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि बहुत सारी शख्सियात हमारी जो हैं वो उस दौर में है, उस दौर में रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अब वो उनको ये कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, ये तो इमरान खान साहब ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो मतलब है कि वो एक बड़ी अजीब सी, ये इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है, काबिल एहतराम है सारे, मगर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि चूंकि उस दौर में रहे हैं ना, तो उसका ये कैसे मुमकिन है कि वो जो है वो ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में और मुशर्रफ के दौर में ऐसा होता रहा। मुस्लिम लीग नून के कोई लोग नहीं गए अभी तक तहरीक इंसाफ में। बाकी तमाम पार्टियाँ जो हैं, यानी आप देखें PMLN, इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा PMLN के ऊपर और हुकूमत ज़्यादा उन पर नज़र रखती है क्योंकि उनके लोग टूटे नहीं हैं पंजाब में। बाकी पार्टियां तो मतलब पीपल्स पार्टी से तो बहुत से लोग चले गए, अब बल्कि वो वापस आना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं, जरदारी साहब नहीं लेना चाहते। जी, आप बात कर चुके हैं। जरदारी साहब से मैसेज भेजा, वो जरदारी साहब लेना नहीं चाहते। अच्छा, और एक आध शख्सियत के अलावा, यानी कि जरदारी साहब वापस चाहते हैं। हाँ, एक आध शख्सियत ऐसी है जो जरदारी साहब शायद, मेरा ख्याल है कि उनको अलाउ कर दें। एक आध शख्सियत के अलावा एक अंदाज़ा है, लेकिन बाकी लोगों को तो जरदारी साहब जो है वो पास भी फटकने नहीं देंगे अपनी पीपल्स पार्टी तो वो कहते हैं ये सारा कचरा माल जो है ये निकल गया पार्टी में से और उधर चला गया। वो ये जुमले कहते हैं प्राइवेट महफिलों में बैठ के, और ये इमरान खान साहब को भी पता होना चाहिए। लेकिन अब जाहिर है कि इमरान खान साहब, फिर वही वाली बात आ जाती है ना, शेख रशीद साहब वाली के 17 लोग निकाल दें तो क्या हुकूमत गिर जाए। तो इलेक्टेबल्स की सियासत में यही गड़बड़ है सारी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है ना, इसकी सुपर सर्जरी या कोई इसकी कोई पता नहीं क्या करना पड़ेगा। अब तो सर्जरी से भी शायद मामला ज़्यादा ख़राब हो गया। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये मुख्तलिफ पैदा हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, आगे पीछे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही है वो जो जस्टिस फाइजी साहब का तफसीली फैसला आना है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। पॉलिटिकल क्राइसिस ये है कि जी वो इत्तेहादी जो है वो मिल रहे हैं जरदारी साहब से, और उधर जो है वो सिंध में, आज मैं सुन रहा था शहबाज गिल साहब ने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी के बारे में, असद उमर साहब ने उधर पीपल्स पार्टी के बारे में, उधर इत्तेहादी जरदारी साहब से मिल रहे हैं, इत्तेहादी उधर मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये हो गया ना, अच्छा फिर एक माशी क्राइसिस है, ठीक है, और IMF की तरफ से अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं और वहाँ पर अभी तक उनकी तरफ से रिलीफ नहीं आई। लेकिन FATF का जो इजलास शुरू है जिसका फैसला 25 जून को सुनाया जाएगा, उसमें
गालिबन पाकिस्तान को ग्रे में ही रखा जाएगा। इंडिया की पूरी कोशिश है कि ब्लैक कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान को शायद ग्रे में ही रखें। आइडियली तो ग्रे से निकाल लेना चाहिए, पाकिस्तानी शराइत जो पूरी की हैं, इम्कानात हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो यही हैं कि शायद वो भी ग्रे में रखें कुछ अर्से और। मैंने आपसे पहले भी बार बार ये बात कह चुका हूँ कि इसका कोई ताल्लुक असूलों से, ज़ाब्तों से नहीं है, इसका ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। मतलब है कि मतलब 90% दुनिया ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में पड़ी होती है अगर ये मामला जो है ये सिर्फ इंसानी हकूक़ और मनी लॉन्ड्रिंग और फलाना और ढिमाकना इस पे होता, ऐसा नहीं है। तो सफारती इशू है, खारजी महाज पे इशू है और वो हमने देखना है। अच्छा, एक दो बातें जो सिक्योरिटी के हवाले से मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होने का ख़दशा है और पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा उसका फ़ैसला आसपास के जो डेवलप होते हुए हालात हैं वो करेंगे। और आसपास जो हालात पाकिस्तान के पैदा हो रहे हैं इस वक्त, वो हालात ऐसे हैं कि जिसमें मैं कम से कम अपनी ज़ात की हद तक ये समझता हूँ, और ज़ाहिर है कि और भी बहुत से लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जो कि शदीद तशवीश का इस शिकार हैं कि एक तो माशी तौर पे, क्योंकि मईशत जुड़ी हुई है, खारजा पॉलिसी जुड़ी हुई है आपकी, जो सफारती ताल्लुकात आपके कैसे हैं वो फिर मईशत से जुड़ी हुई है, वो फिर तो अब इसमें इस पूरे इशू में जो सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है अफ़गानिस्तान में, वो सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो मुझे जो मैंने कल और परसों 2-3 दिन मैंने बात की है और मेरा अपना तज़किया है, वो ये बात की है कि देखें तालिबान जो हैं वो उन्होंने पिछले पूरे साल यानी 2020 से लेके 22 जून 2021 तक उन्होंने किसी अमेरिकन फ़ौजी को निशाना नहीं बनाया। और जनूबी वियतनाम से जब अमेरिकन फ़ौज गई थी, मुझे नहीं पता कि अमेरिकन्स की किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी अफ़गानिस्तान की, या क्या उनके जहन में, उनके 68,000 फ़ौजी मारे गए थे वियतनाम की जंग में जब उनका इनकलाब हुआ था। अच्छा, अभी जो ताज़ा तरीन बात है जो मैं जिसको कह रहा हूँ वो ये कि तालिबान ने जो बिल्कुल कुंदूज की सरहद अगर हम दिखा सकें अफ़गानिस्तान का नक्शा, तो अफ़गानिस्तान के आसपास जो पड़ोसी ममालिक हैं उन पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान के अलावा उनकी सरहद जो है वो ताजिकिस्तान से मिलती है और किर्गिस्तान से मिलती है। और ये बात जो है ये हम बहुत पहले कह चुके हैं और इस प्रोग्राम में मैंने उस दिन डिस्कस किया था। और इस प्रोग्राम में अगर हम नक्शा ज़रा थोड़ा सा बड़ा करें तो ये तुर्कमेनिस्तान पड़ोस में है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, 3, ये इसको बड़ा करेंगे ज़रा नक्शे को। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो कुछ अरसे पहले, आज से तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले एक इजलास हुआ था और वो इजलास जो है वो हुआ था ताजिकिस्तान, और उसमें ताजिकिस्तान की हुकूमत थी, नुमाइंदे थे, उसमें उज़्बेकिस्तान और उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन थे। और इसमें जो है वो ये डिस्कस हुआ था, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ से पहले की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से आया था, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन ओकेजन ऑफ अ ट्राइलेटरल डिस्कशन अमंग अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमने इसको डिस्कस भी किया था। अच्छा, अब इसको मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं इसको आज ये क्यों बता रहा हूँ, ये बात आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद ये बात हुई थी कि जी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अलावा जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं, देखें 2 जगह अमेरिका की बेसिस हैं इस वक्त सेंट्रल एशिया में। एक तो अमेरिका की बेस है उज़्बेकिस्तान में, जो उनका पुराना सोवियत यूनियन की एयर बेस थी, उसको अमेरिका ने फिर उज़्बेकिस्तान में ले लिया था। दूसरा है किर्गिस्तान के अंदर, 2 एयर बेसेस हैं अमेरिका की, लेकिन इशू है वहाँ पे कि रशिया चूँकि CSTO के मेंबर हैं सारे वो, तो इसलिए वो रशिया का वहाँ पे जो ज़ोर है वो इतना ज़्यादा है कि अमेरिका वहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल है कि ये जो मैं कहता हूँ ना कि स्तान जितने भी ममालिक हैं, स्तान C5+1 करके अमेरिका, तो इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बेसिस कहाँ पाकिस्तान में लें
या उज़्बेकिस्तान में लें या ताजिकिस्तान में लें, यानी कि कहाँ center लें, of कहीं interest तो है बेस कहीं अमेरिका। तो बेस लेने की बात हो रही थी। तो पाकिस्तान की तरफ से तो एब्सोल्युटली नॉट बात हो गई जो वज़ीर आज़म साहब ने कही।